एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लेकर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि हमारी प्लेलिस्ट साथ साथ अपलोड हो रही है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ यहाँ आई बटन पे दिख रहा होगा, तो जाके जरूर देखिएगा हमारे पिछले लेक्चर्स भी। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा और यहाँ पर आपको यूजर नेम तो दिख ही रहा है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस लेक्चर को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सोनिया है जो कि बैंक के पास जाती है और कहती है मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो, और आगे से बैंक कहता है कि क्या गारंटी है कि तुम मुझे मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दोगी। तो सोनिया की फ्रेंड आती है सिमरन और कहती है कि अगर सोनिया ने पैसे ना दिए, अगर ये किसी भी कारण से ना दे पाई, तो उसकी जगह पे 1 लाख रुपए आपको मैं दे दूंगी। मतलब सिमरन ने बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक प्रॉमिस किया कि अगर सोनिया ना दे सके तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिमरन और बैंक के बीच में हो रहा है ना, यही प्रॉमिस, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब इसी एग्जांपल में देखिए, अगर सोनिया पैसे ना दे सकी, मतलब सोनिया ने किया डिफॉल्ट, ठीक है, अगर वो 1 लाख रुपए ना दे सकी तो किसको पैसे देने पड़ेंगे? सिमरन को देने पड़ेंगे। मतलब अगर अब सिमरन पैसे बैंक को दे देती है तो सोनिया को 1 लाख रुपए बैंक को रिटर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोनिया अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगी। और यही चीज के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 126 बात करता है। क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर किसी थर्ड पर्सन को उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करता है अगर वो पैसे ना दे पाए तो। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। इसके साथ ही साथ सेक्शन 126 में फर्दर ये भी प्रोवाइड किया गया है कि जो भी लोन देता है, ऐसे पैसे उधार में देता है, उसे कहा जाता है क्रेडिटर। तो इस केस में लोन दे रहा है बैंक, तो इसलिए बैंक हो गया क्रेडिटर। इसके साथ ही लिखा गया है कि जो भी पर्सन डिफॉल्ट करता है, इस केस में डिफॉल्ट कौन कर रहा है? सोनिया डिफॉल्ट कर रही है। ठीक है, जो पर्सन डिफॉल्ट करता है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी पर्सन गारंटी देता है उस पर्सन को कहा जाता है श्योरिटी। क्या कहा जाता है? श्योरिटी। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपके इस पूरे के पूरे लेक्चर में बार बार यूज होंगी, तो इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए। श्योरिटी कौन है? जो गारंटी देता है, और जो लोन देता है वो क्रेडिटर, और जो डिफॉल्ट करता है वो होता है प्रिंसिपल डेटर। आई होप आपको ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रोवाइड क्यों किया जाता है? इसका मेन एम यही होता है कि क्रेडिटर को एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, मुझे अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो श्योरिटी इज देयर टू पे मी बैक। ठीक है, तो इसलिए बस इसे बनाया जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ना टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। पहला तो सोनिया और बैंक के बीच में होगा कि सोनिया खुद ही बैंक को प्रॉमिस करेगी कि जो भी आप मुझे लोन दोगे मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट सोनिया और बैंक के बीच में होगा वो हो जाएगा पहले नंबर का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सिमरन और बैंक के बीच में जो हो रहा है वो कि मैं सोनिया की जगह पे कर दूंगी। तीसरा एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा सिमरन एंड सोनिया के बीच में, मतलब श्योरिटी एंड डेटर के बीच में। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कि इन केस सिमरन को पे करने पड़ते हैं बैंक को लोन की अमाउंट, तो उस केस में सोनिया बाद में जब भी उसके पास पैसे होंगे वो सिमरन को पे बैक करेगी। तो ये जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बन रहा है, इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से इसमें हमारे पास टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब चलते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसे पढ़ते हैं। सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन दी गई है, साथ ही साथ बताया गया है श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं। इसके साथ ही बताया गया है एक लाइन में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। दूसरा फीचर कि यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रिंसिपल डेट जरूर होना चाहिए।
प्रिंसिपल डेट मतलब अब सोनिया ने जो बैंक से 1 लाख रुपए लिए थे, वो 1 लाख रुपए की अमाउंट थी प्रिंसिपल डेट। अगर वो 1 लाख रुपए की अमाउंट ही नहीं होगी तो सिमरन बैंक को कौन से पैसे वापस करेगी? ठीक है, मतलब यहाँ पर एक डेट जरूर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अब इसी एग्जांपल से समझिए, अगर सिमरन ने बैंक को पैसे वापस करने हैं, 1 लाख रुपए की गारंटी दी है सिमरन ने बैंक को कि अगर उसने 1 लाख रुपए आपके वापस नहीं किए तो मैं आपको 1 लाख रुपए वापस कर दूंगी। उस गारंटी के बदले में सिमरन बैंक को ये नहीं कह सकती कि तुम्हें तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी, तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगे, उसके बदले में मेरी कंसिडरेशन कहाँ है? क्योंकि सिमरन के लिए उसकी कंसिडरेशन यही होगी कि सोनिया को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सोनिया को बेनिफिट मिल रहा है, यही उसकी कंसिडरेशन होगी। ये थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट में सेक्शन 142 और 143 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात की गई है। मतलब कि जो भी श्योरिटी का कॉन्सेंट होगा वो मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं लेना चाहिए और ना ही कोई भी उससे कोई भी फैक्ट कंसील करना चाहिए, छुपाना चाहिए। अगर इन दोनों कारणों में से कोई भी एक कारण से उसका कॉन्सेंट लिया जाता है श्योरिटी का, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा एज पर सेक्शन 142 एंड 143। ठीक है, आई होप आपको मेन फीचर समझ आ गए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। कि श्योरिटी ने अब बैंक से प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा अगर डेटर पैसे ना दे पाया, लेकिन श्योरिटी की अब लायबिलिटी क्या होगी, मतलब लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या होगी उसके बारे में बात की गई है सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि जो कहा गया है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी लायबिलिटी होगी श्योरिटी की वो प्रिंसिपल डेटर के हिसाब से चलेगी, उसी के अकॉर्डिंगली चलेगी। मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो श्योरिटी को भी उतनी ही लायबिलिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, उतनी ही उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर प्रिंसिपल डेटर की किसी भी कारण से लायबिलिटी कम हो जाती है तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब बढ़ कैसे जाएगी? मान लीजिए अब डेटर ने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए का, इसके साथ उसकी लायबिलिटी कब बढ़ जाएगी? जब उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर डेटर पैसे नहीं दे पाया तो श्योरिटी को 1 लाख रुपए के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, मतलब इसकी भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कम कैसे हो जाएगी? मान लीजिए कि डेटर ने 1 लाख रुपए बैंक को रिटर्न करने थे, उसमें से उसने 20,000 रुपीज रिटर्न कर दिए हैं, मतलब अब डेटर की लायबिलिटी सिर्फ 80,000 की रहेगी, उसे सिर्फ 80,000 रुपीज अब बैंक को पे करने हैं, तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी अब 80,000 की ही हो जाएगी। उसको अब 1 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20,000 डेटर ने पे कर दिए हैं, उसकी भी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा कहता है हमें सेक्शन 128। ठीक है, इसके साथ ही इस सेक्शन में से एक और मीनिंग निकल कर आता है। मान लीजिए कि अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए हैं बैंक को, तो बैंक किसके ऊपर केस फाइल कर सकता है? बैंक डेटर के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, बैंक श्योरिटी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है और बैंक इन दोनों के ऊपर एक साथ भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की लायबिलिटी ज्वाइंट भी है और सेवरल भी है, मतलब इन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे वो एक साथ मिलकर दें चाहे वो अलग अलग से पैसे दें। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ना एक को श्योरिटी की कंडीशन भी लग सकती है। कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर को श्योरिटी की कंडीशन लग जाती है। मान लीजिए कि ये हमारे पास नॉर्मली 3 पर्सन होते हैं, डेटर, बैंक यानी क्रेडिटर और एक श्योरिटी। ठीक है, तो श्योरिटी ये कह सकते हैं कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तब दूंगा अगर मेरे साथ ये पैसे वापस करने की गारंटी अगर कोई और पर्सन भी लेता है, कोई अदर पर्सन भी लेता है। तो अब ये जो अदर पर्सन और ये श्योरिटी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? को श्योरिटी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी लग सकती है और ये दोनों मिलकर भी पैसे दे सकते हैं बैंक को। और अगर ऐसी कंडीशन होती है कि अगर श्योरिटी कहता है कि मैं डेटर के पैसे दे दूंगा लेकिन तभी दूंगा अगर कोई और पर्सन मिलके देगा,
तो ये तभी देगा। अगर मान लीजिए इनको अदर पर्सन कोई मिला ही नहीं तो इसे पैसे देने की वापस कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही कोश्योरिटी की कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक छोटा सा वर्ड है कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होता है। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें बस 1 लाख रुपए की इसने गारंटी दे दी है श्योरिटी ने बैंक को कि वो 1 लाख रुपए देगा। अब ऐसी भी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी हो सकती है कि श्योरिटी बैंक को गारंटी दे सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर डेटर आपसे जितने भी लोन्स लेगा उन सारे लोन्स की गारंटी मैं देता हूं। मतलब उसने एक फिक्स्ड पीरियड रख लिया, जितने भी वो लोन लेगा, मतलब एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए उसने अपनी गारंटी को एक्सटेंड कर दिया है। ऐसी गारंटी को हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। और सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बारे में ही बात करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक्स वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ओके, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच।